जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। आज बात करेंगे हम आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, क्या होता है मूल अधिकार या क्या होता है मौलिक अधिकार। सारी बातें एक ही हैं, चाहे हम इसको कह लें फंडामेंटल राइट्स और चाहे कह लें हम इसको मूल अधिकार या चाहे कह लें मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार और मूल अधिकार के बारे में पूरा समझेंगे क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये क्लासेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनको अपने अधिकारों को नहीं पता कि मेरा क्या अधिकार है, हम किस स्तर पर बात कर सकते हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए और क्या क्या हैं हमारे अधिकार। ऑलरेडी ये संविधान के द्वारा हमें प्राप्त है, जो भारत का नागरिक होता है उसे प्राप्त होता है। बात समझे। और इसमें कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही मिलते हैं, अदर मतलब कि नहीं मिलते उनको। ये सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार या इसी को कहते हैं मौलिक अधिकार। दोनों बातें सेम हैं, चाहे इसको हम कह लें मौलिक अधिकार या चाहे कह लें इसको हम मूल अधिकार या इसको कह लें हम फंडामेंटल राइट्स। बात समझ गए। ठीक है, अब देखो मूल अधिकार की अगर हम चर्चा करें तो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में आपका क्या किया गया है, वर्णित किया गया है संविधान के अंदर। अगर भाग की बात करें तो भाग आपका 3 पड़ता है। भाग जो 1 है वो आर्टिकल 1 से लेकर के मतलब कि आर्टिकल 1-2 बात करता है। ठीक है, आपका ये होता है आर्टिकल 1 से लेकर के 4, और भाग 2 बात करता है 5 से 11, और भाग 3 बात करता है 12 से 35। बात समझ गए। तो भाग 3 तक ये हो गया। भागों वाला पूरा चैप्टर किया गया है। पॉइंट आपका अनुसूची वाला भी हमने करा दिया है। अनुच्छेद का इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इसमें बीचे बीच हम लगभग सारे टॉपिक्स करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मूल अधिकारों को तो कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकारों को लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, बात समझ गए। ठीक, ओके, चलो तो देखो हम आज ये आपका पार्ट 1 वीडियो रहेगा इसमें। ठीक है, क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 है इसमें देखो मूल अधिकार की अगर हम चर्चा करें तो मूल अधिकार कुल 6 हैं। ठीक है, हम इस क्लास में, आज की क्लास में हम केवल 3 अधिकारों को डिस्कस करेंगे, 3 अधिकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी हम डिटेल से कराते हैं, इससे थोड़ा सा क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए हम दो पार्ट में रखेंगे। तो फायदा ये होगा कि आपको छोटी छोटी क्लास मिल जाएगी और प्रॉपर आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए आज हम 3 आपके अधिकार हैं, हम 3 अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे समता का अधिकार। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्कस किया गया है। इसमें वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 19 से 22 वर्णित है। आपका शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार, इसको हम आर्टिकल 23-24 यानी 2 आर्टिकल इसके हैं, इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या है रूल है। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सबसे पहला अधिकार। ठीक है, सबसे पहला अधिकार बात करता है कि समानता का अधिकार। देखो समानता का अधिकार नाम से है कि राइट टू इक्वलिटी, यानी कहने का अर्थ ये है कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि हमें किन किन चीज़ों में संविधान ने जो है समानता का अवसर दिया है, संविधान ने हमें किन किन चीज़ों पर समान अवसर प्रदान करने के लिए समानता में ये डिस्कस किया है। तो चलो इस पर बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें, जैसा कि बताया अभी इसके बारे में थोड़ा सा पहले इसके पिछले वाली स्लाइड पर हमने बात की थी कि समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है। आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 देखते हैं। देखो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। जैसे आपको जो है कि अगर ये कहता है आर्टिकल 14 ये बात करता है कि आपको जब कहीं कानून में आपको न्याय जिसे आपको चाहिए, तो न्याय के मामले में आप ये सबको क्या मिलेगा, विधि के समान समक्ष, यानी आपके विधि के सामने कानून में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है उनमें आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा, यानी आपको वहाँ पर सबको एक समान रखा जाएगा। आर्टिकल 14 बात करता है। आर्टिकल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 ये जो भारत का नागरिक होगा सिर्फ उसी को प्राप्त होगा, बाकी और किसी को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जो भारत में रह रहा है, जो भारत का नागरिक है उसी को प्राप्त होगा आर्टिकल 15, इसका लाभ उसी को मिलेगा। देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि मूलवंश, यानी आपको जो मूलवंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध। देखो क्या होता है कि जैसे
कोई व्यक्ति है, उसका मूल वंश है, यानी वो भारतीय है, ठीक है, और उसका जन्म स्थान मान लो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, या राजस्थान या दिल्ली, कहीं भी है, जो भी भारत की स्टेट है, जो भी चीज़ें हैं वो है, या फिर उसका कोई लिंग है, लिंग मतलब लिंग का मतलब ये है कि वो महिला है, मेल फीमेल, उसको किसी भी आधार पर, यानी मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, उसमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मान लो कोई महाराष्ट्र का मिल जाए, तो या महाराष्ट्र वालों का ये अधिकार नहीं बनेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो मेरा मजाक उड़ाएं या मेरा भेदभाव करें, मुझे वहाँ जैसे मैं कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो मुझको दूर भगा दें, मुझको हटा दें। तो मैं इसके अगर मेरे साथ ऐसा कोई होता है तो मेरा फंडामेंटल राइट है, क्या है, मैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जा करके क्या करूँगा, तुरंत याचिका लगा करके उन पर सजा हो सकती है, उनके खिलाफ मैं तुरंत मुकदमा दर्ज करा सकता हूँ। ये मामला है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को, ऐसा होता है, ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट के लिए मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, वहाँ पर जाकर के अपनी याचिका या अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। तो बात समझ गए। ये आर्टिकल 15 बात करता है कि आप मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। बात समझ गए। आर्टिकल 16 बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है कि जितने भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, यानी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें हर जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, सब के लिए, ठीक है, वो समान अवसर की समानता होनी चाहिए, यानी सबको नौकरियां समान रूप से मिले। ये सारा वर्णित कहाँ किया गया है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई वैकेंसी निकलती है, जैसे मान लो अभी CHSL की वैकेंसी आई हुई है, या फिर जैसे रेलवे RPF में आई हुई है, तो जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं तो उनमें सबको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट को, एक वर्ग को बहुत ज़्यादा नौकरियाँ दे दी गई, एक को दिया ही नहीं गया, हटा दिया गया, तो ये होता है। इसीलिए कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाए। बस समझिए, ये आर्टिकल 16 बात करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है ये कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। जैसे क्या होता है कि आजकल समाज में अभी भी, अब तो बहुत हद तक कम हो गया है देखने में, लेकिन अभी भी लोग, बहुत जो निम्न मानसिकता के लोग हैं, अभी ऐसा करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, सब इंसान ही है, मानव सब धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत होता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत, ऊंच नीच। तो ऊंच नीच का ये संविधान कहता है कि आप किसी के साथ छुआछूत या ऊंच नीच की भावना ना रखें, और मतलब कि इन सबको क्या करें, इन सब का अंत करता है आर्टिकल 17 बात करता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे वो मान लो किसी निचली कास्ट का है और वो अपर कास्ट के हैं, तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझको मत छुओ, ऐसा करो। तो आप ऐसा किसी भी, या मतलब कि छुआछूत की भावना से ये सब अंत करता है आर्टिकल 17। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसे आपके साथ कहीं बहुत ज़्यादा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, ऐसा लोग करते हैं, तो इसके लिए भी आप अगर कोई आपको परेशान कर रहा है जात के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, तो आप जाकर के वहाँ पर सीधा आप अपने सुप्रीम कोर्ट में जा करके, या हाई कोर्ट, या कहीं भी जा करके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। ये संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कहता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके मूल अधिकारों को आप कोई नष्ट करता है, तो आपके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचना है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। आपके ब्लॉक में अगर आपके साथ होता है तो आपके ब्लॉक स्तर पे है, दीवानी होती है, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, तब सुप्रीम कोर्ट होता है। बात समझ गए ना, ये होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 का, जो इस समानता अधिकार के आर्टिकल लास्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 18 बात करता है उपाधियों का अंत है। कहने का मतलब है कि ये उपाधियाँ कौन सी हैं, उपाधियों का मतलब जैसे आपको नाम दिया गया, उपनाम, जैसे क्या कहते हैं, अब जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते थे। तो ये सब उपाधियाँ जो पहले वाली दी जाती थी, कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधियाँ दी गई थी ना, उन सब का अंत कहता है, क्या अंत करता है आर्टिकल 18। यानी आपको कोई उपाधि मिली है तो क्या उसका अंत हो जाएगा आर्टिकल 18 के तहत। ये कहा गया कि अब किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ से बात ये आती है, अगर जैसे कोई मान लो कि सरकार है, ठीक है। अगर सरकार कोई, जैसे मान लो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अगर ये पद्मश्री ये अवार्ड देती है, अगर ये कैसा क्या देती है, अवार्ड देती है, मतलब कि आपका पुरस्कार देती है, तो इसका अंत नहीं होगा, ये ऐसा कैसा ही चलेगा। तो बस समझिए, उपाधियों का अंत करती है, लेकिन अगर सरकार के द्वारा कोई भी पुरस्कार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो उसका लास्ट नहीं होगा। तो ये आपका हो गया पहला, ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो अब हम देखते हैं आगे।
चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले अधिकार के विषय में। अगला अधिकार क्या है? दूसरा, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है। जो अधिकारों से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं ना, वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों में पूरी स्वतंत्रता दे रखी है संविधान ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या है एकदम बात करते हैं डिटेल से। चलो, आर्टिकल 19 बात करता है स्वतंत्रता का अधिकार के विषय में। देखो, हमें संविधान स्वतंत्रता के विषय में 6 अधिकार देता है, मतलब हमें 6 तरह की, आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता बात की गई है। अब आर्टिकल 19 अकेले कहता है कि हम कहीं भी कोई भी बात, हम अपने विचार, अपनी बातें रखने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। ये हमें संविधान स्वतंत्रता देता है। हम कोई सा संघ, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन बना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता हमें, निश्चित है। बस यही हो उसका उद्देश्य, उसकी वजह से अपने देश में, अपने स्टेट में आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान पर कोई मतलब कि आतंकवादी गतिविधियाँ या ऐसा कोई मारकाट या कोई ऐसे मतलब कि विद्रोह ना फैले, बस, ठीक है। तो विचार अभिव्यक्ति, हम कोई बात रख सकते हैं, कोई विचारधारा हो उसको लिख सकते हैं, उसको पब्लिश करवा सकते हैं अखबार में। ये सारी चीज़ें कौन हमें स्वतंत्रता देता है? आर्टिकल 19 बात करता है ये आपका। हम कोई संगठन या संघ बना सकते हैं, ठीक है। हम कहीं अपने देश में घूम सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं कोई सेमिनार करना हो। आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई, बहुत हमारे टीचर्स आए दिन इलाहाबाद, प्रयागराज इसका नाम हो गया, ठीक है, लखनऊ में, कानपुर में, कहीं जगह, हर एक जगह क्या करते रहते हैं? सम्मेलन करते रहते हैं। बात इतना रखना है कि आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन इसलिए करना है कहीं वहाँ दंगा फसाद ये सब वगैरह ना हो, बस इतना ध्यान रखना, नहीं उसका जिम्मेदार जो करवाएगा वही होगा, ठीक है। तो और जीविका को स्वतंत्रता, हम आराम से स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, जहाँ मर्जी करें वहाँ घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। और निवास, आप भारत भर में किसी भी स्थान पर, किसी भी स्टेट में आप जाकर के ज़मीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहाँ मकान बना के रह सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। कहने का अर्थ है कि जब तक हम, अगर जैसे मान लो कि हमें कोई पुलिस पकड़ती है या उस संदेह है कि इस व्यक्ति ने मेरा कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से दिक्कत है, ठीक है, या इस केस का मामला इससे है, तो आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस। आपको पकड़ के पुलिस अगर ले जाएगी तो आर्टिकल 20 कहता है कि जब तक आपके ऊपर दोष सिद्धि नहीं होगा ना, तब से आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। यानी आप दंड के अधीन, मतलब दंड के अधीन नहीं होंगे। यानी जब तक आपके ऊपर दोष की सिद्धि नहीं होती, तब तक आपको पुलिस या पुलिस का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी आपको दंड नहीं दे सकता। सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, आपको बात इतनी सी, आपको जेल में रख सकता है, ठीक है, लेकिन आपको मार पीट या किसी प्रकार का दोष या कोई जुर्माना आपको नहीं दे सकता। ये आर्टिकल 20 बात करता है। आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है ना, आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहने का अर्थ है, देखो आर्टिकल जो 21 है ना, आर्टिकल 21 किसी भी, यानी जैसे अब क्या होता है, अब देखो जैसे विचार एवं व्यक्ति, संगठन, आने जाने का शांतिपूर्ण सम्मेलन, जीविका का स्वतंत्रता, निवास, ये जो होता है आर्टिकल 19 जो होता है, जिसे क्या होता है कि एक क्वेश्चन बहुत आता है, आए दिन एग्जाम में से पूछता रहता है, वो एसएससी का फेवरेट है। बोलेगा कि क्या जब जैसे मान लो कि हमारे शांतिपूर्ण, मतलब कि हमारे यहाँ सशस्त्र विद्रोह हो जाए, हमारे देश के अंदर अशांति फैल जाए, तो क्या होगी, क्या हमारा आर्टिकल 19 चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? तो जब भी अपने यहाँ, जब भी आपके क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन या अशांति या मतलब सशस्त्र विद्रोह जो है आपके देश में इमरजेंसी लग जाए, तो जो आपका आर्टिकल 19 होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 21 फिर भी आपका चलता रहेगा। यानी किसी भी कीमत पे आर्टिकल 21 को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप भारत के नागरिक होने के नाते आर्टिकल 21 के तहत अगर आपको कोई जान से मारने की इच्छा, मतलब चेष्टा करता है या कोई ऐसा चालाकी करता है, तो उसके लिए आप अपने प्राणों की, उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने बचाव में आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 21 बात करता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक बात आपका जो है 21A के तहत, यानी 21 का के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 से। ये आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2009 के तहत जोड़ा गया था, 10 में लागू हो गया था। बात समझे ना। 21A ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसको बनाया गया था 11वां, मतलब समझे ना बात को, ये आपका इसमें जोड़ा गया था। अगर हम बात करें अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 बात करता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी
एवं निरोध का संरक्षण। कहने का मतलब ऐसे कुछ दशाएं और हैं जिसमें आपको बिना दोष सिद्धि हुए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या कुछ दशाएं ऐसे भी हैं जिसमें कि आपको गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी। बात समझ गए? क्लियर हो गई बातें? अब हम बात करते हैं इसी लगे हाथ, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, एक 23 और एक 24 बात करता है। देखो ये टॉपिक चल रहा है आपका मतलब कि अनुच्छेद वाला, उसी में हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छे से और एक एक टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बलात्, श्रम एवं बधुआ मजदूरी। कहने का मतलब है कि आप किसी भी व्यक्ति से, आप किसी भी एज का हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, समझ रहे हो ना, आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती बलात् एवं बधुआ मजदूरी यानी अपने इच्छा अनुसार उससे मजदूरी नहीं करवा सकते। अगर उसकी इच्छा है तो मजदूरी करेगा, अन्यथा आप मजदूरी नहीं करवा सकते। कैसे? क्योंकि भाई उसकी इच्छा नहीं करेगा तो क्या कर लोगे आप? नहीं कर सकते, संविधान राइट देता है। इच्छा हो रही है, कर रहा है, करने दो, नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर सकते हो? अरे छोड़ दे यार, क्या दिक्कत है? बात समझे? आर्टिकल 24 बात करता है, आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में, भट्ठों पर, मजदूरों में, खेतों में, मतलब कि जिसे आप मजदूरी पे 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है आप काम पे नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो अगर अब बच्चों को तो इतना नॉलेज रहता नहीं है 14 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर बता रखा ना आर्टिकल 21A के तहत कि 6 से लेकर 14 तक उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है। बात समझे ना? तो अगर आप 14 से कम के बच्चों को अगर क्या करते हैं, कारखानों में अगर काम करते पकड़े जाते हैं, तो जो कारखानों का लाइसेंस होता है, ये सारी चीज़ें अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जो भी कंपनी है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगेगा। बात समझे ना? आर्टिकल 24 बात करता है। तो ये अब मूल अधिकार का यानी मौलिक अधिकार का ये आपका पार्ट फर्स्ट रहा। इसमें हमने 3 अधिकार बात कर लिए, अभी आपके 3 अधिकार बचते हैं। कल इसका पार्ट सेकंड आपको मिल जाएगा, समझ गए ना बात को? उसमें पूरा इसके 3 अधिकार जो बचते हैं उसको हम पूरा कर लेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता रहता है। मैं बात वही करता हूँ जो सीधा पॉइंट में आपके एग्जाम के क्वेश्चन में बने और आपकी बातें भी आपको समझ में आए। चलो फिर आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहो और ये क्लास देखना ना भूलिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलो मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट सेकंड के साथ, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।